अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अब दूसरे कार्यों के बारे में। 2020 में आए कोरोना की दूसरी लहर में ये पूरे प्रदेश को दिख गया कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी चिकित्सा व्यवस्था कितनी लाचार थी। और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मेडिकल में काम हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं काफी कमियां नजर आ रही थी, लेकिन उन कमियों को चुनौती के रूप में लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वो काबिले तारीफ है। और वो क्यों है काबिले तारीफ? क्योंकि हाल ही में योगी सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा 9 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करवाया। और ये 9 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल के क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ी आशा की किरण लेकर आए हैं, जहां चिकित्सा व्यवस्था तो बेहतर होगी ही, साथ ही डॉक्टरी करने वाले छात्र छात्राएं भी इसमें अपनी सीट कब्जा पाएंगे। लगातार एमबीबीएस के छात्र छात्राओं के देखा जा रहा है कि इनमें इनकी संख्या में भी तेजी से वृद्धि आ रही है, तो कहीं ना कहीं सीट की जरूरत थी, जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 13 नए मेडिकल कॉलेज को प्रस्ताव किया है और इन पर भी काम शुरू हो चुका है। जल्द ही इनका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हो सकता है। कुल मिलाकर प्रदेश के अंदर 55 मेडिकल कॉलेज थे, जिसके बाद 9 नए मेडिकल कॉलेज आए और 13 और मेडिकल कॉलेज जुड़ने वाले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही पाए जाएंगे। तो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार बेहतर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले थोड़ी सी समस्या कोरोना की दूसरी लहर में देखी गई थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को अपने सामने रखा और बहुत अच्छे से इस चुनौती से बाहर निकले। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रदेश के अंदर के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की, यहां सरकार घिर जाती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जब बनी थी तब बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम गुंडों को, बदमाशों को, अगर वो अपनी गुंडई और अपने गलत कामों को नहीं छोड़ेंगे तो उनको पाताल लोक भेज दिया जाएगा। जिस भाषा में वो समझते होंगे उसी भाषा में उनको समझाया जाएगा। इस तरीके की बातें की गई थी। हालांकि इसका असर देखने को मिला था, ऐसा नहीं है कि इसका असर देखने को नहीं मिला था। इसका असर ये देखने को मिला है कि प्रदेश के इलाकों में, कुछ इलाकों में जहां पर लोग शाम को 7 बजे के बाद जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे, आज वहां पर रात भर भी चहल पहल होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रकरण उत्तर प्रदेश में हुए जिसको लेकर प्रदेश सरकार घिरी हुई नजर आई, लाचार नजर आई और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की गलतियां भी वहां पर नजर आई, जिसको नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं हाथरस केस की। हाथरस रेप केस एक ऐसा रेप केस था जो कि देश में
वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर में रोज जो बलात्कार के केस दर्ज होते हैं वो लगभग 80 से 88 के बीच में होते हैं, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक बात है। इस पर पूरे सरकार को, केंद्र सरकार समेत सोचने की जरूरत है, इस पर गंभीर से विचार करने की जरूरत है। लेकिन फिर वापस आते हैं उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो जो हाथरस का केस हुआ वो अपने आप में चिंताजनक इसलिए था क्योंकि सरकार ने वहां पर मीडिया को रोक दिया था। विपक्ष भी वहां पर राजनीति करना तो चाहता था, लेकिन विपक्ष को भी वहां पर जाने नहीं दिया। हालांकि इस केस में लगातार सरकार इस वजह से घिरी रही क्योंकि बार बार सरकार ने इस पर बलात्कार की पुष्टि को नकारा। हालांकि सीबीआई को केस ट्रांसफर होने के बाद, सरकार पे पूरा प्रेशर पड़ने के बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के बाद सीबीआई ने बताया कि वाकई में उस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था। तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि यहां सरकार कुछ ना कुछ बचाव करना चाह रही थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि इतना प्रेशर था मीडिया का, लोगों का और विपक्ष का, जिसकी वजह से सरकार को यहां पर एक्शन लेना पड़ा, सीबीआई को आना पड़ा और कहीं ना कहीं केंद्र को भी बीच में आकर हलफनामा देना पड़ा। और ये केस पूरी तरीके से सामने आया जिसमें ये पुष्टि हो गई कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ था और जो शर्मनाक कांड उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था उसका भी चेहरा सामने आ चुका था। ऐसा ही एक प्रकरण आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिला, जहां पर प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे को मुख्य आरोपी माना गया, जिसकी वजह से किसानों की हत्या हुई, किसानों को मारा गया, गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। यह अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, आपकी मंशा को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार यहां पर भी घिरी हुई नजर आई, प्रदेश की जनता, देश की जनता यहां पर गुस्से में नजर आई। और क्यों ना हो, इस तरीके का प्रकरण तो कोई हिटलर सरकार भी अपने लोगों के साथ में नहीं करती है। आप गाड़ी के नीचे किसी को कैसे रौंद सकते हैं, ये अपने आप में दुखद था, जिसके ऊपर सरकार घिरती हुई नजर आई। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई दिखी। लेकिन यहां पर अगर मैं एक छोटा सा बदलाव अगर देखता हूं तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडे दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे, वो थोड़ा सा कम हुआ है पहले के मुकाबले। अब लोग खुले तौर पर जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्यापार करना चाहें कर सकते हैं। अब वो हालात तो कम से कम नहीं है, जंगल राज वो जो पहले था वो कम से कम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में दो चार और भी ऐसे प्रकरण हैं जहां पर यूपी सरकार घिरती हुई नजर आई। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार ने जिस तरीके से देश के अंदर सबसे ज्यादा दंगे जहां होते थे वो राज्य था उत्तर प्रदेश, और सरकार ने दंगों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया है। देखा गया था कि 2017 के बाद में अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगे नहीं हुए हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको और भी बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर में सरकार और भी काफी जगह मजबूत रही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दंगे तो नहीं हुए, और इसके अलावा जब कोई गैंगस्टर की बात आती है तो गैंगस्टर की प्रॉपर्टीज को भी तोड़ना और उस पर कब्जा जमाकर उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करना और उससे पैसा निकाल के सरकार के कार्यों में लगाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि होना चाहिए। किसी सरकार में अभी तक ऐसा दम देखने को नहीं मिला है जो माफियाओं के घरों को बेचकर सरकार और पब्लिक प्रॉपर्टी में लगाए। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी देखा जाए तो 50-50% का बैलेंस है। तो यहां पर अगर हम अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो हम यहां पर सरकार को 10 में से 5 नंबर देंगे, और 5 नंबर इसलिए कटे हैं क्योंकि चाहे हाथरस वाला कांड हो, चाहे लखीमपुर वाला कांड हो, चाहे वो कानपुर वाला कांड हो, मैंने आपको बताया कि कानपुर में भी जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब ये बात सामने आई थी कि विकास दुबे की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कई सारे पुलिस वाले शामिल थे। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं लगा है और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन जो आरोप उस समय लगे थे उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बात यह है कि कानपुर वाला जो कांड है उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई थी, और इसी वजह से हमने इस अपने रिपोर्ट कार्ड में लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को 50% नंबर दिए हैं। लेकिन सरकार यहां भी
पास हो जाती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि हमने निष्पक्ष होकर यहाँ पर बात रखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।